हेलो। हेलो। लेबर इकोनॉमिक्स एमए फाइनल के सेकंड पेपर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट। आज हम भारतीय श्रम बाजार की विभिन्न चारित्रिक विशेषताएं व अन्य कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। The Indian labor market is dualistic in nature, that is, it has a large traditional or low income economy coexisting with high level of growth, surplus productivity and modern economy। जो हमारी भारतीय श्रमिक बाजार है वो द्विपक्षी उसका जो वो कैसा है वो द्विपक्षी है। द्विपक्षी मतलब कि जो हमारा भारतीय श्रमिक बाजार है उसमें हमें दो प्रकार के श्रमिक बाजार देखने को मिलते हैं। पहला जो श्रमिक बाजार है वो है ट्रेडिशनल या पुरातन या जो कि पुरानी हमारी जो लोकल जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर आधारित है। जो श्रमिक जो पुराने तरीक़ों से उत्पादन होता है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटी छोटी जो फर्में होती हैं या छोटे छोटे जो कार्य होते हैं उनमें संलग्न होते हैं श्रमिक, उसे हम ट्रेडिशनल टाइप का श्रमिक बाज़ार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो उनकी वेजेस हैं वो सैलरीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी ज्ञान है वो भी ना के बराबर होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का मज़दूर संघ नहीं होता है। खुद ही जो मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, वो अपने आप को अपने हिसाब से कार्य करते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ हमें ट्रेडिशनल लेबर मार्केट देखने को मिलता है, वहीं बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्में हैं, जहाँ पर कि बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में उत्पादन किया जा रहा है बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा। और जहाँ पर जो श्रमिक है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही क्वालिफाइड है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है, वो कार्य करते हैं। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो हमारा जो भारतीय बाज़ार है उसके अंदर हमें दो प्रकार के श्रमिक बाज़ार देखने को मिलते हैं। एक है संगठनात्मक और एक है असंगठनात्मक, यानी कि एक तो है ऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट और अनदर इज़ द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट। ये जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट है, ये जो ग्रुप है, ये जो श्रमिकों का वर्ग है, ये शिक्षित होता है, किसी भी तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण होता है। ये जिस कार्य को करना चाहते हैं या कार्य में संलग्न होते हैं उससे संबंधित इनके पास कोई डिप्लोमा, डिग्री या कोई ना कोई कोर्स करे हुए होते हैं, उसमें इनका स्पेशलाइजेशन होता है। और ये सिर्फ जिस प्रकार की डिग्री या स्पेशलाइजेशन इनके पास है उसी कार्य को करना यह चाहते हैं और उसी के हिसाब से ये अच्छी खासी सैलरी लेते हैं। इस प्रकार के सेक्टर में इस प्रकार का जो हमारा लेबर मार्केट है, यहाँ पर प्राय हमें मजदूर संघ देखने को मिलते हैं। ये सब लेबर्स यहाँ पे श्रमिक अपने संघ बनाते हैं जिससे कि इनके अधिकारों का हनन ना हो सके। ये अपने अधिकारों के बारे में सजग रहते हैं। इनको अपने हित, कायदे, कानून और नियम के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। इसके कारण से ये अपना एक संघ बनाते हैं और उत्पादनकर्ता से अपने वेजेस या सैलरीज़ के बारे में ये बार्गेनिंग करने में सक्षम होते हैं और अधिक से अधिक वेजेस और सैलरी ये लेते हैं। यहाँ पर इनका जो शोषण बहुत कम होता है, यहाँ पे श्रमिकों का शोषण बहुत कम होता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट की, तो यहाँ पे जो श्रमिक है वो अशिक्षित होता है, वो ग्रामीण स्वरूप का होता है, वो गरीब होता है, बेरोजगार होता है और उसका जनसंख्या अधिक होती है। उसके पास किसी प्रकार का
कोई अच्छा सा मतलब उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बहुत ही लो होता है। तो वो किसी भी प्रकार का कार्य, कोई भी छोटा कार्य, बड़ा कार्य जिसमें कि कोई भी किसी प्रकार की डिग्री या कोई भी स्किल या कोई भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की आवश्यकता ना हो, वो कार्य वो करता है। वो छोटे छोटे लोकल जो कार्य होते हैं वो ही करता रहता है। इसके कारण से क्या होता है, इधर लेबर एक्सप्लॉयटेशन होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारा श्रमिक वर्ग है वो सर्वहारा है, वो अशिक्षित है और वो गरीब है। इसी कारण से जो जो हाई सोसाइटी है, जो अमीर वर्ग है, वो निर्धन वर्ग का शोषण भी करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक टेबल शेयर कर रही हूँ। इस टेबल में आपको बता रही हूँ कि वर्तमान समय में भारतीय श्रमिक बाज़ार में जो नंबर ऑफ डिपेंडेंसी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। इस टेबल से परिलक्षित होता है कि जो हमारी जनसंख्या का जो कुल प्रतिशत भाग है, जो जो कार्य करने वाला भाग है, जो कार्य करने वाला वर्ग है, जो 15 साल से लेकर 60 साल तक का जो एज ग्रुप होता है, वो निरंतर उसमें कमी आ रही है। और जो डिपेंडेंट है, भले वो 15 साल से कम हो या 60 वर्ष से अधिक हो, वो निरंतर बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण, इसका इसका सीधा सीधा जो हम अर्थ ये निकालते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर निरंतर दबाव बढ़ रहा है। इसके आगे मैं आपसे एक और टेबल शेयर कर रही हूँ। ये टेबल आपको बताएगी, इसमें आप देख सकते हैं कि NSSO के 2010 के आंकड़े हैं, उनके अनुसार ग्रामीण और शहरी दो प्रकार के आंकड़े हैं। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड की कितनी परसेंटेज थी, रेगुलर वेजेस या सैलरी वालों की कितनी परसेंटेज थी, और जो कैजुअल लेबर होता है, जो कहीं भी कार्य कर लेता है, उसकी कितनी परसेंटेज थी। तो इसमें मैंने ग्रामीण और अर्बन दोनों प्रकार के आंकड़े आपको सामने रखे हैं, जिसे आप देखिए। और आप जब इनको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको अपनी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की जो भूमिका है उसके बारे में एक नज़रिया डेवलप कर सकेंगे और एक समझ आपके अंदर परिलक्षित होगी। आगे मैंने आपसे यहाँ डिस्कस करूँगी सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट। हमारे भारतीय श्रमिक बाज़ार की जो मुख्य फीचर्स हैं, नंबर 1, लोकल कैरेक्टर। हालांकि हमारे जो भारतीय श्रमिक बाज़ार है वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स परिलक्षित होता है, अनऑर्गेनाइज लेबर मार्केट, और वो भी लोकल इन कैरेक्टर। जो हमारा श्रमिक वर्ग है वो जहाँ रहता है, जहाँ उसका निवास है, वो उसके आसपास के एरिया में ही कार्य करना चाहता है और वो वहीं कार्य करके खुश है। वो वहाँ से कहीं दूर जाकर कार्य बहुत कम करना चाहता है। वो अपने ही आसपास के इलाकों में छोटे मोटे धंधे करने में ही खुश है और वहीं से अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है। तो ये वाला जो सेगमेंट है हमारे भारतीय श्रमिक बाज़ार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक प्रमुख लक्षण है, एक प्रमुख फीचर है हमारे भारतीय श्रमिक बाज़ार की। लो रेट ऑफ मोबिलिटी का तात्पर्य ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भारतीय श्रमिक है वो सिर्फ वो अधिकतर अपने जो आसपास के इलाके हैं वहीं पर कार्य करने के इच्छुक रहते हैं। इसीलिए जो उनमें मोबिलिटी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके कार्य करने का जो एक गुण होता है वो उनमें बहुत कम पाया जाता है। वे वहीं खुश रहते हैं जहाँ उनका घर है, परिवार है, उनके सगे संबंधी, उनका समाज है, वो वहीं कार्य करने में ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। इसलिए हमारे भारतीय श्रमिक बाज़ार की एक विशेषता है कि जो श्रमिक वर्ग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य कम से कम करने के इच्छुक रहते हैं। जो हमारा श्रमिक बाज़ार है वो कैसा है, अपूर्ण बाज़ार इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है, जहाँ पर कि बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से कम होती है, ठीक है।
और जहाँ पर ये मोबिलिटी कम होती है और जहाँ पर कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इतना आसान नहीं होता है। हम नई फर्मों में घुस तो जाते हैं लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का संगठन बनाना बहुत मुश्किल होता है और जो वेज डिटर्मिनेशन है वो भी बाज़ार की शक्तियों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारे भारतीय श्रमिक बाज़ार में हमें कई बार मोनोपोली या एकाधिकार भी देखने को मिलता है। मोनोपोली क्योंकि कुछ हमारे जो श्रमिक हैं वो किन्हीं उद्योगों में या फर्मों में कार्यों में एकाधिकार कर लेते हैं और उनके अलावा वो कार्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कि अगर हम लोकल लेवल पे बात करें तो आप देखिए टेक्सटाइल्स में देख लीजिए, कुछ समाज हैं जो कि सिर्फ रंगाई का, जो कपड़े की रंगाई का ही काम करते हैं और वो ही उसको अच्छे से कर सकते हैं। आप जूते बनाने वाले कार्य ले लीजिए तो वो ही उसको अच्छे कर सकते हैं। हमारे भारतीय समाज में जैसे धोबी है तो धोबी ही वो कार्य करता है ना। और मतलब कि जैसे कोई हीरे का काम करता है, ज्वेलरी का काम करता है तो वो उसी का कार्य करता है। तो इसमें कई बार ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री ली है, ये इसीलिए है कि उन्होंने बचपन से ही वो सीखा है, वो उसी एनवायरनमेंट में रहे हैं। एक समाज इस तरीके से आगे बढ़ा है। तो कई जगह हमें श्रम की मोनोपोली भी देखने को मिलती है। वेज डिफरेंशियल्स, हमारे भारतीय श्रमिक बाज़ार में हमें वेज डिफरेंशियल्स यानी कि मजदूरी में जो अंतर होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मजदूरी दरें होती हैं, अलग अलग दरों का निर्धारण होता है, अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग अलग दरों का निर्धारण होता है। एक ही कार्य के लिए लेकिन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग मजदूरी दी जाती है। उसी कार्य के लिए अलग स्थानों पर अलग अलग वेजेस दी जाती हैं। तो ये सभी प्रकार है वेज डिफरेंशियल्स के। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो भारतीय श्रमिक वर्ग है वो अधिकतर अनऑर्गेनाइज है, अशिक्षित है, गरीब है, बेरोजगार है। वो अपने हितों के प्रति सजग नहीं है, वे नहीं जानते हैं, तो उनका शोषण होता है। इसे कहते हैं लेबर एक्सप्लॉयटेशन। उन्हें पता ही नहीं है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उनका विदेशों में कितना सम्मान होगा। जैसे कि अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में जो श्रमिक हैं वो बहुत ही सस्ते हैं, उनको बहुत कम वेज रेट दी जाती है लेकिन बहुत काम किया जाता है। और उसी उत्पादन को उसी प्रोडक्ट्स को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी खासी प्राइस मिलती है। लेकिन उन श्रमिकों का ना तो लाभ में कहीं हिस्सा होता है, उनकी जो वेजेस हैं वो बहुत ही कम होती है। ऐसे अगर आप हीरे का काम में ले लें, हीरे के कार्य को आप देख लें, जो हमारे जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो इतना बारीकी से काम करते हैं ज्वेलरी का, लेकिन उनका जो वेजेस है वो बहुत कम है, लेकिन वो ज्वेलरी कितनी महंगी बिकती है। इसी प्रकार से आप बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में बात कर लें, मसालों की बात कर लें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो घरेलू औरतें घर में काम करती हैं, लेकिन उन चीज़ों का बाहरी देशों में बहुत हम मूल्य प्राप्त होता है, लेकिन वो लाभ हमारे श्रमिक वर्ग तक नहीं पहुंच पाता है। ये एक रीज़न है। ये इसीलिए क्योंकि हमारा जो श्रमिक वर्ग है वो अशिक्षित है, अभी भी बेरोजगार है, और अशिक्षा ही सबसे बड़ा इसका कारण है, वो गरीब है। और हमारे जो भारतीय श्रमिक बाज़ार है वो किस प्रकार का है, उसमें दोनों प्रकार के संगठनात्मक और असंगठनात्मक बाज़ार देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें ग्रामीण बाज़ार और शहरी बाज़ार दोनों देखने को मिलते हैं। आज भी हमारा श्रमिक जो वर्ग है वो पूर्ण तरह से रोज़गार पे नहीं है, आज भी उसमें बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी अ प्रोफाइल ऑफ इंडियन वर्कर्स। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30 ईयर्स। हमारे भारत में जो कार्य करना की जो उम्र है वो है 25 से 30 वर्ष। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हाईली अडेप्टेबल।
और जो श्रमिक वर्ग है वो अडेप्टेबल नहीं होते हैं, अर्थात वो लोकल इन कैरेक्टर होते हैं। वो जहाँ वो पले बड़े होते हैं, जहाँ को वो बिलोंग करते हैं, वो उसी एरिया में कार्य करने में कुशल होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक उद्योग से दूसरे उद्योग में कार्य करने में कुशल नहीं रह पाते हैं। मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैव आइदर प्री और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा भारतीय श्रमिक बाज़ार है वो उसमें अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिक लेबर मार्केट ज़्यादा देखने को मिलता है, जो ग्रामीण है, अशिक्षित है। इसीलिए जो श्रमिक हैं वो कैसे हैं, ना तो वो पढ़े लिखे होते हैं, मतलब वो अशिक्षित होते हैं, उनके पास ना तो किसी प्रकार का कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, ना डिग्री, ना कोई डिप्लोमा, ना कोई तकनीकी ज्ञान होता है, जिसके कारण से वो कोई भी छोटा मोटा धंधा करके ही अपने जीविकोपार्जन करते हैं। हमारा जो श्रम है या श्रमिक है वो अधिकतर ग्रामीण होता है, ग्रामीण से गाँवों से जुड़ा हुआ होता है। इंडियन वर्कर डिज़ायर्स हाई जॉब सिक्योरिटी। और जो हमारे भारतीय श्रमिक हैं उनको वेजेस से ज़्यादा उन्हें सिक्योरिटी, सुरक्षा, वे ज़्यादा चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आज हम कार्य कर रहे हैं और कल हमें इस कार्य से निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और भारत में जो कमाने वाला वर्ग है वो सिर्फ 25 से 30 वर्ष की आयु वाले जो जवान या जो युवक होते हैं, युवक या युवती होते हैं, वो ही कार्य करते हैं और उनके ऊपर बच्चों का या बड़े बुज़ुर्गों का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे हम सभी देखते हैं हमारे आसपास आप देखिए कि आपको पता चलेगा कि किसी किसी घर में बहुत बड़ी फैमिली है और एक ही जना कमाने वाला है, तो उसके ऊपर कितना बर्डन है। इसीलिए और ऐसे एक परिवार नहीं, कई लाखों परिवार हमारे भारत में मौजूद है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो भारतीय श्रमिक है उन्हें सुरक्षा बहुत, मतलब कि वो अपने जॉब से सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें कल परसों कभी भी जॉब से निकाल दिया जाए। अगर निकाल दिया जाएगा तो हमारे परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से होगा। द Indian workers' attitude towards the organization does not seem to influence so much by the work as by the wages he earns। अर्थात जो हमारे भारतीय श्रमिक है उनका जो नज़रिया है वो वेजेस के ऊपर आधारित नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं आपसे ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा जो श्रमिक वर्ग है वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है। उनका ध्यान होता है मजदूरी की तरफ। क्योंकि वे अधिकतर अशिक्षित है, उन्हें किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार का रोजगार कर लेते हैं, किसी प्रकार का कार्य कर लेते हैं। और दूसरी तरफ उनकी जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, इसीलिए उनका जो ध्यान होता है, जो केंद्र जिसके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता है वो है मजदूरी की दर, वेजेस, और साथ ही उनकी सीनियरिटी। द पब्लिक सेक्टर प्लेड अ डोमिनेंट रोल। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी हमारी जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण है, गरीब है, निर्धन है, बेरोजगार है, अशिक्षित है। इसीलिए उन्हें निजी हाथों में सौंप देना सही नहीं है। इसीलिए जो हमारा श्रमिक बाज़ार है उसका कंट्रोल हमारी सरकार के हाथ में रहता है, जिससे कि वे सामाजिक वेलफेयर के अंतर्गत श्रमिकों का वेलफेयर कर सकें। Organized labor markets are standardized based on specific rules and regulation meant for employment generation. They train their workers, they have trade unions। हमारे भारत में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उनके अपने नियम और नीतियाँ होती हैं जिनके आधार पर वो श्रमिकों को कार्य देते हैं। वहाँ पर जो श्रमिक है वो शिक्षित होता है और उनको सैलरी और वेजेस बहुत ही अच्छे मिलते हैं, उनके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार मिलते हैं। वे बार्गेनिंग करने में सक्षम होते हैं तथा वे अपने हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियंस का निर्माण भी करते हैं।
In unorganized labor market, organizations normally do not design the jobs. जो अनऑर्गेनाइज लेबर मार्केट है वहाँ पर जो उत्पादन करता है, जो कार्य देने वाला है, वो किसी भी प्रकार का प्लानिंग नहीं करता है। उसे तो बस कार्य कराने से मतलब होता है। जो भी कार्य कर लेता है वो उसी को रख लेता है, भले उसके पास उसका ज्ञान हो चाहे ना हो। या किसी प्रकार से मजदूर की संग नहीं बन पाते हैं। और वहाँ पर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज़ मोस्टली बैलेंस्ड थ्रू कैजुअल लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट फॉर द एज ग्रुप 15 to 65 मेल प्लस फीमेल। मैं आपके सामने यहाँ कुछ आंकड़े और टेबल रख रही हूँ, जिससे आपको हमने जो अभी तक पढ़ा है कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट होगा हमारे भारतीय श्रमिक बाज़ार के बारे में। जैसे मैंने 4 कैटेगरीज यहाँ पे रखी हैं। वर्कड इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओन अकाउंट वर्कर। सेकेंड, worked as a helper in household enterprise. Third is regular salaried wage employee, and fourth is casual wage labor in works. और आप देखेंगे नीचे मैंने एक टेबल बनाई है कि हमारी जो कुल जनसंख्या में सेल्फ एम्प्लॉयड का कितना परसेंटेज था। 2010 में 26.4, जिसमें से जो मेल की जो पॉपुलेशन थी वो थी 39.1 और फीमेल की थी 12.4। जो रेगुलर बेसिस पे जो कार्य करते हैं, रेगुलर सैलरीज या वेजेस पे, उसमें जो मेल की पॉपुलेशन थी वो थी 15%, फीमेल की थी 3.4 और कुल जनसंख्या का 9.3%। जो कैजुअल लेबर होता है, जो कहीं भी कार्य कर लेता है, उसकी प्रतिशत आप देखिए कितनी ज़्यादा है। मेल की है 26.5%, फीमेल की है 10.56%। आप देखेंगे कि रेगुलर या सैलरीड से ज़्यादा जो कैजुअल लेबर है, जो कहीं भी कार्य कर लेते हैं, आसानी से कुछ भी कार्य कर लेते हैं, उसकी जो महिला वर्ग में जो प्रतिशत है वो कितनी अधिक है, और जो कुल जनसंख्या का 18.7% है। अनएम्प्लॉयड कितने हैं? मेल 1.9% और फीमेल है 0.9%, 1.4%। नॉट इन लेबर फोर्स 17.5%, 72.7%, 44.6%। इस टेबल को देख के आप ये भी देख सकते हैं कि जो कैजुअल जो वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं, वो कितने ज़्यादा हैं। हमारी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आज कैजुअल लेबर के रूप में कार्य कर रहा है, भले वो महिला हो या पुरुष हो। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, आज भी बेरोजगारी हमारे विद्यमान है। और आप भी देखिए कि 17.5% मेल आज भी किसी कार्य में संलग्न नहीं है, और महिलाओं की संख्या तो और भी अधिक है। यानी कि आज भी हमारा जो एक आधा जो वर्ग है महिलाओं का, जो आर्थिक क्रियाओं में अगर संलग्न हो जाए तो भारत का विकास और भी तीव्र गति से हो सकेगा। वो आप देखिए आज भी महिलाएं घर गृहस्थी में ही लगी हुई हैं। वो किसी प्रकार का कार्य जानती नहीं है, या घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है, अशिक्षित है। अगर ये महिला वर्ग आज बाहर निकल के पुरुषों के साथ कार्य करने लग जाए तो आप देखिए कि हमारा श्रमिक वर्ग तो बढ़ेगा से ही, हम इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में भी निरंतर ग्रोथ हो सकेगी। और उसके विपरीत महिलाएं अपने लिए समाज में एक सम्मानजनक स्थान और सम्मानजनक वेजेस और सैलरी कमा सकेंगी, और आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका निभा सकेंगी। धन्यवाद।